हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप अच्छे से पढ़े रहोगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में गुरु के चैनल पर। आपको पता है हम 2-4 घंटे में एक बार आपसे मिलते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो हमारा है नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग की अभी हाल ही में 9वीं मीटिंग हुई है, 9वीं काउंसिल मीटिंग हुई है। उसमें जो है कुछ विवाद देखने को मिला है ममता बनर्जी जी के द्वारा, और भी चीज़ें चल रही थी। तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला इसका। उन्होंने बोला है कि भाई विपक्ष से पहली बात तो सिर्फ मैं शामिल हुई थी, ऊपर से यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मुझे जो है सिर्फ 5 मिनट बोलने के लिए दिया गया, मेरी बात पूरी खत्म हुई नहीं थी कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। और उन्होंने जो है कंपैरिजन किया है अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से कि किसको कितना टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मुद्दा जो है थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। मिस बनर्जी said she came out boycotting the meeting. Chandraprabhu Naidu, आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, was given 20 minutes to speak. Chief Minister of Assam, Goa and the Chhattisgarh spoke for 10 to 12 minutes. ठीक है। I was stopped from speaking after the 5 minutes. This is unfair. उन्होंने बोला कि 5 मिनट के बाद मेरा माइक जो है वहाँ से ही बंद कर दिया गया। ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि भाई पूरे जो है विपक्ष से सिर्फ ये महिला जो है वहाँ पर ज्वाइन करने गई थी और उनके साथ भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सी मीटिंग हुई थी। 9th काउंसिल मीटिंग हुई है। किसकी मीटिंग है ये? नीति आयोग की मीटिंग है। नीति आयोग में पता है आपको सब लोग आते हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, यूटीज़ में जहाँ पर गवर्नर्स नहीं है या जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, वहाँ पे जो भी कमान संभालता है वो सारे लोग होते हैं। विपक्ष के सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और डिस्कशन किया जाता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला है विकसित भारत 2047। विकसित बोला जा रहा है, अब डेवलप्ड। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत को विकसित बनाना चाहते। तो उन्होंने विकसित भारत 2047 के मुद्दे पर भी बात की है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की गई थी। अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नीति आयोग जो अगर इतना चर्चा में है तो नीति आयोग है क्या। आप सभी को पता है कि पहले नीति आयोग की जगह जो है योजना आयोग था। योजना जो है हमारा योजना आयोग काम करता था, बट उसको जो है 2014 में हटा करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ देख लेते हैं। पहले तो आपको बता दिए विकसित भारत क्या है। डेवलप्ड इंडिया को लेकर के वहाँ बात हो रही कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे क्या ध्यान देना है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, इंफ्रा को, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं हमारे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था इसको हटा करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना अगर आपसे कभी पूछे कि भाई योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में की गई थी। अगर 2014 में इसको हटा दिया गया तो इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना जो है मतलब की गई थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि भाई हमें अगर डेवलप करना है इंडिया को, कुछ चीज़ें अच्छी चलानी है, कुछ नीतियाँ बनानी है, तो वो कौन सोचेगा, सारी चीज़ें कौन योजनाएं बनाएगा। तो आपको पता है पहले के एग्जाम्स में योजना आयोग से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता था कि कौन सी योजना कब लागू की गई, उसका लक्ष्य क्या था, इसको किसने बनाया था। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा योजना आयोग वाला टॉपिक जो एक अलग हो जाता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा नीति आयोग, उसके बारे में फिर क्या लिखा है। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैचुटरी, ना ही संविधान में इसको कहीं पर उल्लेख किया गया है, ना ही इसको नियम कानून बना करके हमारी संसद के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। कंपोजिशन की बात करें कि भाई इसमें कौन कौन से मेंबर्स कैसे कैसे होते हैं, तो आपको पता है चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चाहे रीजनल काउंसिल हो चाहे कुछ भी हो, चेयरपर्सन हमेशा यही रहेंगे। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग होते हैं, तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, सॉरी यूटी के भी मुख्यमंत्री होते हैं। जिन्हें यूटीज़ में हमारी लेजिस्लेचर नहीं होती है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर वाइस चेयरपर्सन भी होता है। अगर बात करें हम यहाँ पे कि काम क्या है इसका, तो काम क्या है, नाम ही क्या है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया को कैसे अच्छे से चलाना है इसके बारे में सोचना, योजनाएं बनाना, नियम कानून बनाना, ये सारे काम जो है यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है नीति आयोग का वो है फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना। क्योंकि जब इसकी मीटिंग होती है तो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, सबको वहाँ पे बुलाया जाता है, सबको बराबरी के साथ देखा जाता है। तो जो संघवाद को बढ़ावा नीतिवाद खुद दे रहा है, तो जब वहाँ पे विपक्ष के साथ किसी कुछ ऐसा भेदभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इतना मुद्दा वहाँ पे चर्चा में आ रहा है कि संघवाद को बढ़ावा देने वाला नीति आयोग, उसकी मीटिंग में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नीति आयोग के 2 हब हैं।
जिनके माध्यम से वो काम करता है। पहला है टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। टीम इंडिया हब का मतलब एक तरीके से फेडरलिज्म को लेकर के इंडिया को एक टीम की तरह रखना है। तो स्टेट्स में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, उन सबको मिला करके ऐसी चीज़ें करना कि भाई इनके बीच कोई विवाद ना हो, इंडिया को एक टीम की तरह रखना है। तो यहाँ पे क्या है, संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जो नियम कानून बनाता है वो सारा कौन करता है, टीम इंडिया हब करता है। उसके अलावा ज्ञान और नवोन्मेष, जो नई नई चीज़ें आपकी लॉन्च होती हैं हमारे नीति आयोग के द्वारा, वो सारी कौन करता है, ये हमारा ज्ञान और नवोन्मेष हब है। अगर कोई व्यक्ति चाहे इंटर्नशिप करना नीति आयोग के पोर्टल पे, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन आप वहाँ पे चाहो इंटर्नशिप पे काम कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर, देखो मैंने हिंदी में भी डाल दिया है संयोजन, मतलब कि वहाँ पे कौन कौन से पदों पर कौन व्यक्ति होता है। पहला आपको बताया था अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है। संचालन परिषद में कौन होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद जो होती है, जोनल काउंसिल भी होती है, इसकी क्या है, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, फिर क्या है, तदर्थ सदस्यता किसको मिलती है, किसी किसी को नॉमिनेट भी वहाँ पे किया जाता है। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय है, वहाँ से कहीं ना कहीं से 2-2 सदस्यों को वहाँ पे लाकर बिठाया जाता है, जो ज्ञान विज्ञान की बातें करें, जिनका जो है दिमाग बहुत अच्छा खासा चलता हो। ठीक है, ये हमारी सारी चीज़ें हैं, ये आप खुद एक बार देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, कौन कहाँ पे क्या पद संभाल रहे हैं, नीति आयोग की पृष्ठभूमि क्या रही है, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। देखो 1947 में यहाँ पे औपनिवेशिक शासन खत्म हुआ, उसके बाद चीज़ें चली, उसके बाद की अलग अलग चीज़ें चलती रही हैं। फिर हमने बाद में कर ही लिया था, योजना आयोग की स्थापना कर ही ली थी, आपको पता, आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद 2014 में हटा करके 15 में क्या है, नीति आयोग को लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि समाजवाद को बढ़ावा देता है, संघवाद को बढ़ावा देता है, शासन व्यवस्था को ध्यान में रखता है, समाज के हर वर्ग को नीति आयोग ध्यान में रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार को ध्यान में देख रहा है कि राज्य में क्या, राज्यों को देखें हम या केंद्र को देखें, नहीं, केंद्र के अंदर जो है किसी स्पेसिफिक जो कोई ग्रुप है उसके साथ क्या हो रहा है, सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख करके हमारा नीति आयोग जो है अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा हो गया नीति आयोग के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा नीति आयोग के बारे में ये रहा, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा हुआ है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय होगा, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री करते हैं। अभी तक मैंने जो भी वहाँ पे कंपोजिशन बताया कि कौन से पद पर कौन कौन होगा, क्या मैंने कहीं भी गृह मंत्री का जिक्र किया था, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट हमारा इसीलिए। दूसरा है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद का आनंद लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 व्यक्तियों को वहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में रखा जाता है, जो कि राज्य मंत्री भी होते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। तीसरा है, नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नामक दो चीज़ें हैं जो काम करती हैं, तो बिल्कुल सही है। आपको बताया टीम इंडिया होता है जो इंडिया को बांध के रखने का काम करता है, जो हमारा संघवाद का ढांचा उसको बरकरार रखने का काम करता है। दूसरा हमारा जो इनोवेशन वाला जो टीम हमारा है वो नई नई चीज़ों को लागू करता है, नई चीज़ों को लेकर के आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी, तीसरा भी सही हो जाता है। तो सही उत्तर हमारा होगा विकल्प बी, जिसमें कि के 2 और 3 जो हमारे स्टेटमेंट है वो सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीति आयोग का है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया आपको, या आपने गलत सुना, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, प्रधानमंत्री चाहे तो पदेन सदस्यता के लिए 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नामित कर सकता है। जी बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री चाहे तो 4 व्यक्तियों को वहाँ पे नामित कर सकते हैं, जो मस्त जो है राज्य मंत्री होने का पद का जो है लाभ उठाते हैं। अभी पता है एक उत्तराखंड पीसीएस का आपका पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी क्रोनोलॉजी में पूछा गया था कि वहाँ पे जो कंपोजिशन में जो है प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के कंपोजिशन में कौन कौन से शामिल हैं।
तो ऑप्शन हमारे अलग अलग थे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ऐसे करके था, और नीचे विकल्प दिया था कि केवल 1-2 करके ऐसे। तो कंपोजिशन क्या है इसका एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा कि कहाँ पे किसको कैसे नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर डाला है मेंस के लिए, आप चाहे तो इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। नीति आयोग के कार्य और भूमिका का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। पहले आपको नीति आयोग के कार्य बताने हैं यहाँ पर। पहले देखो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले आप बताइएगा नीति आयोग क्या है, ठीक है, नीति आयोग क्या है, क्यों बनाया गया है, स्टार्ट यहीं से करेंगे ना। उसके बाद जो है इसके कार्यों पर आएंगे, किसके कार्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है कि क्या काम करता है, कार्य में ही आपकी भूमिका आ जाएगी। फिर इसके बारे में आप बताएंगे बाद में कि इसके समक्ष चुनौतियां क्या आती हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो है ये स्टेट्स को भी लेके चल रहा है, राज्यों को भी लेके चल रहा है, राज्यों में सिर्फ नॉर्मल राज्य नहीं है, यूटीज़ भी लेके चल रहा है, तो सबको लेकर चल रहा है, तो समस्याएं तो सामने आ ही रही होंगी। जब इतना बड़ा संस्थान है, इतने बड़े बड़े काम करते, इसके सामने समस्याएँ क्या है, सबको आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप कंक्लूज़न लिख सकते हैं। जब भी आप जो है मेंस का कोई आंसर लिखें, कंक्लूज़न हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी आपको जो है जो भी गवर्नमेंट उस टाइम चर्चा, जो भी गवर्नमेंट जो सत्ताधारी दल है, जैसे बीजेपी है, तो आपको किसी भी आंसर में बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक करने वाला कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर बीजेपी सपोर्टर हो, आपका आंसर देख करके वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। तो आपको हमेशा अपने आंसर्स में किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमेशा आंसर जो है बैलेंस रखना है, ताकि उसको लगे कि भाई इसकी अपनी सोच है, ये किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ठीक है, ऐसे करके चलना है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था। क्या 2016 को किया गया था? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाता है। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या ये है? फिर क्या है, नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। चौथा है, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर जो है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है एक साथ हो गए हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है एक साथ हो गए हैं। आप इनको 2 क्वेश्चन मांग लो। पहले हमारा क्वेश्चन ये है, आंसर जो है आपको इसको देने हैं, आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, दोनों के। एक क्वेश्चन हमारा ये है, और मान लो क्वेश्चन ये नीति आयोग के बारे में पूछा गया, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, इसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले में क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तीनों में से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है, आपको ये बताना है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो है कौन सा सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। दोनों का आंसर जो है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास पर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।